हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर यूपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य जो एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस कराई जाती है, उन रिटन एग्जामिनेशंस होता है उनकी हम यहाँ पर आंसर की फ्रेमिंग करते हैं, आंसर की राइटिंग करते हैं कि कैसे उसके आंसर लिखा जाए। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। और ये टॉपिक किया जाएगा आपके एमपीपीएससी के जीएस पेपर 2 से, और यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 होता है पेपर नंबर 3, उससे संबंधित टॉपिक है। तो टॉपिक कुछ इस प्रकार रहेगा इसमें कि सुरक्षा परिषद की जो अस्मिता है उस पर सवाल। तो जब आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो उस पर यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं जो जीएस पेपर 2 है उसमें यूनाइटेड नेशन की कार्यविधि कैसे कार्य करता है, उससे संबंधित जो भी वहाँ पर संगठन है उससे संबंधित यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। और यही सवाल आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड तथ्य पूछे जाएंगे। फिर अब जब आप यूपीएससी में आ जाते हैं तो यूपीएससी में जब आप आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहाँ पर तथ्य पूछे जा सकते हैं। फिर उनसे संबंध क्या है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूएनएचआरसी क्या है, फिर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन क्या है, इससे संबंधित जो भी सुधार हुए हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में ये जो पेपर रहेगा, ये जो वीडियो रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को समझाएगा, उन सारे पहलुओं के ऊपर बात करेगा। तो उस आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कई वर्षों से। इसका विश्लेषण करिए। तो ये आप सामने एक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप किस प्रकार से लिखेंगे, अब ये आपको डिसाइड करना है। मैं प्रश्न एक बार बोल देता हूँ कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसकी विश्लेषण कीजिए, इस प्रश्न का विश्लेषण करिए। तो अब आपको इसको लिखना होगा। तो इसके लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा पहले। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि जो भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जो पूछने का कारण है वह आपके वर्तमान में ही निहित होता है। विगत कुछ महीनों में ही वो हमेशा न्यूज़ में रहा है, तभी वो आपसे सवाल बना है। तो पहले तो आप क्या करिए, आप उसके प्रश्न पूछने के कारण को जान लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन क्या करता है, पूरी यूनाइटेड नेशन दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, सिक्योरिटी काउंसिल भी शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन में कुल 6 अंग है उसके, उस 6 अंगों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें इसके संदर्भ को परिभाषित करना होगा कि क्यों ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक दक्ष रूप से यहाँ पर रखा हुआ एक कंटेंट है। इस कंटेंट को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या शॉर्टकट में आप इसे यूएनएससी कहेंगे, वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस समय विश्व के समक्ष कोविड-19 के महामारी के रूप में चुनौतियां खड़ी है। इसे 21वीं सदी में मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। इस संकट की घड़ी में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संकट को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका की अपेक्षा थी, वहीं क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस जो परिषद है, इस परिषद ने पूरी निष्क्रियता है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वैश्विक संकट की घड़ी में जो सदस्य हैं वो एक दूसरे पे यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका चाइना पे आरोप लगा रहा है, अन्य देश जो है चाइना पे आरोप लगा रहा है, और चाइना भी देखा जाए तो अन्य देशों पे आरोप लगा रहा है। तो यहाँ पर जो देखा जाए, जो प्रमुख राज्य हैं, यहाँ पर प्रमुख देश हैं, वह यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और डेटा छुपाने का आरोप एक दूसरे ऊपर लगा रहे हैं। तो ये एक देखा जाए तो इस वैश्विक महामारी में यहाँ पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही गलत कार्य है, जिसे लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मानवता के ऊपर मंडरा रहे इस संकट में जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने घरेलू संघर्ष के विरामों के लिए युद्ध विराम की बात कही है। उन्होंने सीज़ फायर की बात कही है, तो वो भी नहीं कोई मान रहा है। आप देखेंगे कि विगत कई दिनों से यहाँ पर हमारे जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर कितने सारे यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ हुई है, हमारे जवान शहीद हुए, आतंकवादियों को मारा गया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को रोक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सारी अपीलों को यहाँ पर ना मानने का जो कारण है वो यहाँ पर ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ उस परिषद में उसके सदस्य देशों की अनुपस्थिति है, और जो यहाँ पर सीरियस देश हैं उन लोगों की वहाँ पर सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर जो आलोचना हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके सदस्य देशों के द्वारा,
कि बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके एक जो सही समाधान है उसको निकाला जाए। तो इसी में जो समस्या है वह यहाँ पर एकजुटता की कमी देखने को मिल रही है। तो इस परिदृश्य में यहाँ पर एकजुटता दिखानी होगी, यहाँ पर एकता दिखाना होगा, ताकि ये सारा का सारा जो महामारी है जो कि मानव जीवन के ऊपर खतरा के उत्पन्न होकर के आया है इसको निजात दिलाया जा सके। तो इस आलेख के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा परिषद का पृष्ठभूमि क्या है, उसके सदस्य देश कौन है, परमानेंट सदस्य कौन है, फिर टेम्परेरी सदस्य क्या होते हैं, फिर इसके साथ साथ इसमें परमानेंट सदस्य बनने की और क्या क्या सुधार करने की गुंजाइश है वो कैसे किया जा सकेगा, ये हम चीज़ों को हम समझेंगे अब। तो इतना तो आप लिख सकते हैं जो वर्तमान के परिदृश्य है उसके आधार पर। तो देखिए, सुरक्षा परिषद की जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में किया गया था। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य देश हैं। पहला देश इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन्हें देशों को सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति संतुलित करने के लिए दिया गया था। तो इस परिदृश्य में यहाँ पे ये होता है कि यदि कोई भी देश यहाँ पर वीटो यूज़ कर देता है तो वह जो डिसीजन होता है उसको पूरा लागू नहीं किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो का जो अधिकार होता है, इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शांति संतुलित स्थापित करने में प्रदर्शित किया करती हैं। ये सामने आया है कि स्थायी देश के अलावा यहाँ पर 10 अन्य देश भी हैं जो कि 2-2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य क्रमशः एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का जो उद्देश्य है वो सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्य के जो चयन है उसके लिए सदस्य देशों का चुनाव किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए, इसमें 5 जो देश हैं, मतलब 5 सदस्य एशिया से आते हैं, अफ्रीका से, या फिर इसके बाद 2 सदस्य जो होते हैं दक्षिणी अमेरिका से आते हैं, और 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से चुने जाते हैं। ये आप एक बार और याद रखिए। देखिए, इसमें से 5 सदस्य एशियाई या फिर अफ्रीका देशों से, 2 सदस्य यहाँ पर आप देखेंगे तो अमेरिका से, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 पूर्वी यूरोप से और 2 यहाँ पर पश्चिमी यूरोप से। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 10 यहाँ पर सदस्य हो जाते हैं, तो 10 + 5 हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुरक्षा परिषद है उसको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सुरक्षा परिषद जो है उसको राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये उस यूनाइटेड नेशन के अंगों में से, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करें। इसीलिए जब भी कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी बात होता है, चाहे वो आर्टिकल 370 हटने की बात हो या फिर हमने जो भी कश्मीर में को हमने जो राज्य से यहाँ पे यूटी बना दिया, तो ये सारी की बातों के बाद आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान था उसने चाइना का सहयोग लेते हुए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर मीटिंग करवाई थी। तो ये जो अंग है, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है शांति स्थापित करने में, वैश्विक शांति स्थापित करने में। तो इसकी जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषदों के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्यवाही करना शामिल होता है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का यहाँ पर अर्थ होता है निषेधाधिकार, मतलब वह यहाँ पर रोक सकते हैं किसी भी नियम को। फिर स्थायी सदस्यों के निर्णय में अगर कोई भी स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसके निर्णय पर रोक लगा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि जो भारत, यहाँ पर अन्य बहुत सारे देश हैं जो कि यहाँ पर 5 जो परमानेंट सदस्य देश हैं उनमें से 4 सदस्य देशों का क्या है कि कहना है कि भारत को वोटिंग जब होती है परमानेंट सदस्यता के लिए तो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर चाइना जो है हमेशा से वीटो लगा देता है। तो जो यहाँ पर इसका जो ये नियम कहता है कि यहाँ पर कोई भी सदस्य देश यदि वीटो लगा देता है तो यहाँ पर उस पर रोक लग जाएगी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहीं पर आता है कि चाइना रोक लगा देता है सदस्य जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत की सदस्यता को लेकर के।
फिर यहाँ पर सुरक्षा परिषद और वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के आम तौर पर व्यक्तिगत तौर और विभिन्न देशों का जो विषय है, विषय जो घरेलू विषय उसको माना जाता है। तो विशेष कर तब तक जब तक कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चुनौती कई देशों के साथ ना उठ जाए। क्योंकि कोविड-19 है, ये तो एक वैश्विक महामारी हो चुकी है। तो इसी सदी में प्रारंभ में हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने HIV एड्स का मुद्दा उठा दिया था। फिर यह पहला मौका है जब सुरक्षा परिषद में किसी बीमारी की सुरक्षा को लेकर के दृष्टिकोण में देखा गया है कि वैश्विक प्रशासन में सबसे बड़े मंच पर जो परिचर्चा है वो परिचर्चा होनी है। फिर सुरक्षा परिषद द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा करने का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका के युद्धरत क्षेत्रों में शांति स्थापना के प्रयासों में एड्स की बीमारी को भी शामिल करने के लिए सहमति बन गई। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एड्स की बीमारी को सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया। इसके लिए सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1308 को मंजूरी दी थी। फिर इसके प्रस्ताव के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया था कि HIV एड्स महामारी को अगर रोकथाम ना की गई तो इससे पूरी अफ्रीका की स्थिरता में सुरक्षा की खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फिर इसी वर्ष 2014 में क्या हुआ, इसी तरह 2014 में क्या हुआ कि जब अफ्रीका में इबोला वायरस की महामारी फैली थी तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ही इस पर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाया और अपने शांति अभियानों के तहत इस महामारी से निपटने का लिए लक्ष्य को बनाया। और उस लक्ष्य के तहत यहाँ पर सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 3177 में इस बात पर जोर दिया कि इबोला वायरस की महामारी को रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी अनुशांसिक संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। ये जितने भी यहाँ पर प्रयास आप देख रहे हैं, इन प्रयास के माध्यम से यही स्पष्ट होता है कि जब भी कोई ऐसी महामारी या ऐसा कोई संकट आता है जिससे मानव सभ्यता या किसी कॉन्टिनेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे देशों को, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महती जिम्मेदारी हो जाती है। वह उसको युद्ध की तरह ले और उससे निपटने के लिए जो भी सहयोग और संसाधन हो सके उसको जुटाए और उससे टैकल करने के लिए कार्य करें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो देखिए अभी ये हो रहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य देशों ने इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं लाया है। जो 5 सदस्य है उसमें उनमें से किसी ने भी इस तरीके का जो 2000 में और फिर 2014 में जो बिल लाना लेकर के आया जाना था प्रस्ताव, कोई लेकर के नहीं आया। यहाँ पर इवन देखा जाए तो लड़ने की भावना ज़्यादा सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोपण ज़्यादा सामने आ रहा है। तो ज़रूरत यहाँ पर यह है कि महामारी से निपटने के लिए तमाम देशों को आपसी सहमति बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर यदि चाइना ने उसने यदि डेटा को छुपाया है, जानकारी को साझा नहीं किया है, तो उसे यहाँ पर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। अमेरिका यहाँ पर देखा जाए तो WHO की जो फंडिंग है उसको रोक रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रभावित कर रही है इन सारी चीज़ों को। फिर यहाँ पर सुरक्षा परिषद जो है इसमें हमेशा से परिवर्तन की मांग की गई है। तो यह परिवर्तन की मांग की आवश्यकता क्यों हुई है, ये भी हमें समझना होगा। तो देखिए सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी, जो कि भू राजनीतिक के हिसाब से की गई थी उस समय। तो मौजूदा भू राजनीतिक द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफ़ी अलग हो चुका है। लगभग यहाँ पर आप देखें 1945 से यहाँ पे 2000 हम आ चुके हैं 2020 में। लगभग 75 वर्षों में बहुत सारे जो भौगोलिक स्थिति है वो बदल चुकी है। पहले ओपन बॉर्डर नहीं हुआ करता था, अब ओपन बॉर्डर हो चुके हैं लगभग बहुत सारे देशों के। तो शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका है। अब देखा जाए तो ये जो वर्तमान स्थिति है ये लगभग शीत युद्ध 2 की स्थिति में चला जा चुका है। तो शीत युद्ध समाप्त के बाद से इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर लगभग 1990 में लगभग खत्म हो गया था USSR के विघटन के बाद। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इसी के तहत यहाँ पे जब सुधार की आवश्यकता की गई, इसके संगठनात्मक बनावट की प्रक्रिया में अहम योगदान की बात की गई, तो बहुत सारे जो इसके प्रमुख राष्ट्र थे उन्होंने मना कर दिया। फिर मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का लगभग मात्र 5% हिस्सा ही निवास करती है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का कोई भी देश इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीका देशों से संबंध रखता है। फिर शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। चूँकि आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन की जो यहाँ पर
पीस कीपिंग फोर्स होती है, उस पीस कीपिंग फोर्स में भारत के बहुत सारे ऐसे अधिकारी जाते हैं, जैसे कॉन्गो है और यहाँ पे बहुत सारे जो अफ्रीका देश में जो भी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं उसमें यहाँ पर युद्ध करने के लिए जाते हैं, शांति स्थापित करने के लिए भारत के बहुत सारे सैन्य अधिकारी यहाँ पर जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके ढांचे के सुधार की जो आवश्यकता है वो इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक बलों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी करता हुआ आ रहा है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चाइना हमेशा से यहाँ पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत की जो सदस्यता है उसको यहाँ पर हॉल्ट कर देता है, मतलब रोक लगा देता है। तो भारत सुरक्षा परिषद का दावेदार क्यों है यदि हम बात करें तो देखिए भारत दावेदार क्यों है इसको हमें कई आंकड़ों के माध्यम से बताना होगा। तो 1.3 बिलियन मतलब यहाँ पर 130 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1/5वां हिस्सा निवास करता है। तो ऐसे परिदृश्य में जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी कमेटी जिसका डिसीजन उस देश को, सारे देशों को प्रभावित करेगा और उस देश को जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है प्रभावित करेगा, वह देश का यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उसका रोल ही नहीं है। तो ये एक हद तक देखा जाए तो गलत हो जाता है। तो भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावों को और अधिक मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेसिंग पावर कैपेसिटी के आधार पर अगर देखी जाए तो भारत विश्व का प्रथम यहाँ पर पहले नंबर पर आने वाला देश है। फिर यहाँ पर भारत को अब विश्व व्यापार संगठन ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। तो भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा भी देने वाली है और भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश भी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारत को इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होना चाहिए। फिर यहाँ पर अन्य जो समूह हैं वो भी इस सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि G4 जिसमें भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर के जी समूह बनाया है, वह इसमें सदस्यता की बात करते हैं कि ये देश जो है एक दूसरे को समर्थन करते हैं। फिर ये जो देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषदों को और अधिक प्रतिनिधित्व पूर्व, न्याय संगत और तर्कसंगत प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। फिर L69 समूह है, ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लगभग करीब 42 जो विकासशील देश हैं उन देशों का ये समूह है, कई अगुवाई करता है। L69 ने समूह जो है उसने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सुधार मोर्चा है उसको लिए यहाँ पर उसने मांग करी है। फिर अफ्रीकी समूह, जहाँ पर आप देखेंगे तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54 देश शामिल हैं, उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समूह है। इस समूह की मांग ये है कि अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों के पास वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर सुरक्षा परिषद में सुधार की बाधाएं क्या क्या है ये हमें समझना होगा कि इतनी मांग के बाद भी इसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जब हम सुधार की बात करते हैं यहाँ पर तो हमें देखना होगा कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जो वीटो पावर है वे छोड़ने को तैयार नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि वे ये छोड़ना नहीं चाहते इस अधिकार को। उन्हें ये लगता है कि यदि हम इसको छोड़ देंगे तो जो अन्य देश हैं वो उनके ऊपर अपना स्थापत्य स्थापित करने लग जाएंगे, अपनी पावर दिखाने लग जाएंगे और ऐसा ना वे अधिकार खोना चाहते हैं और इसके लिए सहमत भी नहीं हो रहे। फिर संयुक्त राष्ट्र की जो परिषद है उसमें अमेरिका और चीन सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव के लेकर के विरोध रहे हैं। हालांकि पिछले विगत वर्षों से आप देखेंगे तो अमेरिका तो फिर भी बदलाव की बात करता है, लेकिन यहाँ पर चाइना जो है वो बिल्कुल भी बदलाव की बात नहीं करता है। जब भी यहाँ पर बदलाव की बात आती है तो सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल यहाँ पर चीन के द्वारा ही किया गया है। अमेरिका जहाँ बहुपक्षवाद के खिलाफ है तो वहीं रूस किसी भी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने की मंशा करने वाला चीन संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत और जापान सुरक्षा परिषद के सदस्य बने।
इसीलिए हमेशा से ज़्यादा विरोध यहाँ पर चीन के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर इन सारी चीज़ों के मध्य हमें एक निष्कर्ष पे पहुँचना होगा कि किस तरीके से हम इस जो एक समस्या उत्पन्न हुई है ना सुधार करने की भावना को लेकर के, इसको हम किस तरीके से लेकर के आएँ, और जो जितने भी यहाँ पर संकट आते हैं उस संकट को किस तरीके से हम यहाँ पर टैकल करें। तो इस वैश्विक संकट की घड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूर्व की भांति सक्रियता दिखानी चाहिए, ताकि विश्व व्यवस्था के जो सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं, उन संस्थाओं पर एक भरोसा उत्पन्न किया जा सके। उसमें उसको जो कम आंका जा रहा है, उस कम आंकने की जो यहाँ पर मंशा है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य को जो है उसको समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की दिशा में कार्यरत करना होगा। यहाँ पर सुधार की गुंजाइश जो है उसको सुधार को करना होगा। निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता भारत की जो वैश्विक राजनीति के स्तर है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया है। चूँकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ पर कानून का राज चलता है, अतः यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता के लिए भारत की जो भागीदारी है उसको यहाँ पर गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि जो विकास दर है, भारत का विकास दर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा में ज़्यादा है। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इसके बाद हमारी जो देश की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वह इस विश्व को देखा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे युवा देश माना जा रहा है। यहाँ पर विकास दर देखा जाए तो अधिक है, यहाँ पर परचेसिंग पावर देखी जाए तो अधिक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं लोकतांत्रिक मामलों में तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत को यहाँ पर एक महती जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इनकी ज़रूरत जो है वो ज़रूर इस कोविड-19 के बाद देखी जाएगी। उस जो परिवर्तन की बात की जा रही है ज़रूर उस परिवर्तन को देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, उसका हमने विश्लेषण किया, उसकी खामियों को देखा, उस खामियों में सुधार की गुंजाइश को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने की जो होड़ मची हुई थी उस होड़ में आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त किया होगा। इसमें से यदि आप कुछ भी लिखते हैं, आपने जो भी यहाँ पर सुना है इस वीडियो में, और भी अन्य कंटेंट आप सर्च कर सकते हैं गूगल से और अन्य डेटा ले सकते हैं, उसमें आप अच्छा लिखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। इवन ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये तो इंटरव्यू का भी विषय बन सकता है। आपसे किसी भी समय पूछा जा सकता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यदि वह सदस्य बनने की मतलब सभी देश समर्थन कर रहे हैं तो कौन सा देश विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। फिर कई सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार में कहाँ पर रोक की बात की जा रही है और सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। ये सारे सवाल अलग अलग सेक्शन में भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर 3 नंबर में, 6 नंबर में या 9 नंबर में या फिर निबंधात्मक प्रश्न में, आप इसके जवाब आसानी से दे देंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपको फिर से इस वीडियो के साथ छोड़ा जाता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप इसे देखेंगे, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल विजडम हब स्टडी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, वहां पर आप जाइए, उस पेज को फॉलो करिए। आपको बहुत सारी विस्तृत जानकारी अपडेट रूप में मिलती रहती है वहाँ पर। फिर इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और देश के सहयोग में अपना योगदान दीजिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।